यहाँ पे हम बात करने वाले हैं P-75I के बारे में, जिसके अंतर्गत जो 6 सबमरीन है वो प्रोक्योर किए जाने थे। ये कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, SSK हैं। तो जो ओरिजिनल प्लान था वो अर्ली 90s में तय किया गया था, जहाँ पर 18 के नंबर में जो सबमरीन है 2030 तक वो बनाने का प्लान था। इसी में से P-75 के अंतर्गत यानी कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो 12 सबमरीन है वो होते और जो 6 सबमरीन्स हैं वो भारत यहाँ पे प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत बनाता इंडिजिनसली। तो जो इनका प्रोक्योरमेंट है वो स्प्लिट किया गया 6 और 6 के नंबर में, ताकि जो वैरायटी है सबमरीन्स में वो आए और जो कैपेबिलिटी है, टेक अब्जॉर्प्शन है, इंडियन शिप बिल्डर्स के द्वारा वो गेन की जा सके। तो जो 6 सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 में वो ऑलरेडी बन चुके हैं, MDL ने उसको बनाए हैं। स्कॉर्पियन क्लास वो सबमरीन है, क्लोरी क्लास सबमरीन, तो बन के डिलीवर हो चुके हैं। ऑलरेडी काफी सारे डिले के बाद जो प्रोजेक्ट 75 है वो बना था, उसके बाद भी 75I इंडिया उसमें भी डिले हुए हैं। और ये जो डिले है वो कई वजहों से है। कहीं पे जो OEM है वो आपके टर्म्स पे अग्री नहीं थी, और कई कंडीशंस में जो टेक ट्रांसफर का नंबर है, कॉस्ट है, उस पर डिसएग्रीमेंट रहा, और जो डिसीजन मेकिंग है इंडियन MOD के द्वारा उसमें भी काफी डिले हुए हैं। तब ये जो प्रोजेक्ट 75I है वो यहाँ तक खींचा है। फाइनली जो एक अप्रूवल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है, जहाँ पे जो MDL है वो जर्मन TKMS के साथ मिलकर जो नेगोशिएशन है वो कंप्लीट करेगी, उसके लिए अप्रूवल दिया गया है। प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 70,000 करोड़ रुपए का अराउंड है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो सिंगल वेंडर सिचुएशन है, क्योंकि जनवरी में ही जो L&T है नेवेंतिया के साथ आई थी इस प्रोजेक्ट के लिए, वो रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो AIP सिस्टम है, जो कि कंपलसरी टर्म दिया गया है P-75I के लिए कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका जो OEM है उसके सबमरीन के साथ जो AIP है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, वो होना ही चाहिए, जो कि L&T और नेवेंतिया के साथ नहीं था। तो उनको रोक दिया गया P-75I के लिए। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो MDL TKMS के साथ काम कर रही है, और जो नेगोशिएशन है वो कंटिन्यू करेगी, जिसके लिए जो अप्रूवल है दे दिया गया है। सो टेक्नोलॉजी के मामले में जो P-75I होगा वो आउट क्लास करेगा स्कॉर्पियन को, जैसा कि प्लान किया गया था पहले, चाहे वो एंड्योरेंस का पैरामीटर हो, स्टेल्थ का पैरामीटर हो, सेंसर स्वीट हो, वेपन्स हो। सो हर फ्रंट पे ये स्कॉर्पियन को आउट क्लास करेगा। अगर बात करेंगे कुछ पैरामीटर की, तो मुख्यतः यहाँ पे जो सबमरीन रहने वाला है वो जर्मनी का टाइप 214 उसी पे बेस्ड होगा, और जो फीचर्स हैं टाइप 218 के वो भी यहाँ पे रहेंगे। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इंडिया स्पेसिफिक सबमरीन लेके आएगी P-75I में। स्पेशली जो वेरिएंट इंडिया को ऑफर किया जा रहा है उसका डिजाइन टाइप 212 की तरह होगा। ये मॉडर्न डिजाइन है, तो जो आउटर हल की शेपिंग है वो इस तरह की दिखेगी, लेकिन जो बेस सिस्टम्स होंगे वो एक कॉम्बिनेशन होगा 214 यानी कि 214NG और 218 की तरह। दिखने में ये 212 की तरह होगा। यहाँ पे जो डिजाइन प्रिंसिपल है वो लो TES रिडक्शन को अप्लाई करता है, मतलब जो टारगेट इको स्ट्रेंथ है TES, जो कि सोनार रिफ्लेक्शन होता है, वो यहाँ से कम होगा और इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा। तो जो इस तरह का आउटर हल है वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को ऑफर किया जाएगा। बात करेंगे कुछ पैरामीटर की, तो जो AIP है, जो कि कलवरी क्लास में शुरू से नहीं था, यहाँ पे शुरू से ही होगा। कलवरी में जो फिटमेंट है एक प्लग के रूप में AIP का, DRDO के AIP का, वो किया जा रहा है, जहाँ पे हल को काट कर जो प्लग के रूप में AIP है वो इंसर्ट किया जाएगा, और उस पर जो काम है वो 2026 में शुरू होना है। यहाँ पे जो AIP है वो इंटीग्रेट होकर आ रहा है पहले सबमरीन से, और ये जो AIP है वो सी प्रूवन है। इस AIP के बारे में ऑलरेडी काफी इन्फॉर्मेशन है कि वन ऑफ द साइलेंट AIP सिस्टम है ये, तो ये इंटीग्रेट होकर आ रहा है। और जो एंड्योरेंस है वो 3 वीक के अराउंड है, 21 दिन से ऊपर की है इस AIP की, तो ये एडवांटेज है। साइज की बात करेंगे तो जो स्कॉर्पियन था वो 18 टन कैटेगरी का था स्टैंडर्ड ऑपरेशनल रेंज के साथ। यहाँ पे जो साइज और एंड्योरेंस है वो उससे बड़ी है, लॉन्गर ये समझ रह सकता है। कॉम्बैट क्षमता की बात करेंगे तो जो एडवांस MMA है, डिटेक्शन है और लैंड अटैक कैपेबिलिटी है वो ये लेके आएगा। स्टेल्थ के मामले में जो अकूस्टिक सिग्नेचर है और जो IR सिग्नेचर है वो कम किया गया है। सो कई पैरामीटर पे एडवांटेज लेके आ रहा है, और यहाँ पर जो इंडिजिनस कंटेंट होगा वो 45 से लेके 60% के अराउंड रहने वाला है थ्रू आउट द फ्लीट। अगर हम AIP की बात करेंगे टाइप 214 के, तो कॉम्बैट प्रूवन है। यहाँ पे जो अपनी AIP के लिए जो फ्यूल सेल है वो सीमेंस PEM इस्तेमाल करता है, जो कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, PEM सेल है, जर्मन डिजाइन है। DRDO का जो सेल है वो PFC इस्तेमाल करता है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल है। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट है उसी का डिफरेंस है, वो यहाँ पे मेम्ब्रेन के रूप में है। जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सेम है, लेकिन DRDO में सेल के लिए जो हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट होती है वो ऑन बोर्ड जनरेट की जाती है, लेकिन जो जर्मन AIP है वो हाइड्रोजन सिलेंडर को कैरी करेगा। तो कुछ लिमिटेशन है उस सिलेंडर के खत्म होने पे, या फिर जो अवेलेबिलिटी है उस पर, तो वो रहेगी। तो DRDO को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ पर है। एंड्योरेंस की बात करेंगे तो 3 वीक का एंड्योरेंस है वो DRDO के AIP ऑफर करता है। इसके पास एडवांटेज ये है कि जो इंटीग्रेशन वो हो चुका है, ये प्रूवन हो चुका है समुद्र में। जो DRDO के AIP है वो भी प्रूव हो चुका है ग्राउंड पे, लेकिन जो सी ऑपरेशन है वो अभी देखना बाकी है। एडवांटेज हमारे पास ये रहेगा DRDO के AIP के साथ, जो आपको सेल्फ रिलायंस बनाएगा, जो डिपेंडेंसी है वो खत्म करेगा। तो दोनों ही सेम कैटेगरी के साइलेंट है, जो अकूस्टिक नॉइज है वो कम है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो वाटर है। तो इस टाइम पे जो जर्मन AIP है सीमेंस का, उसको आप रिलायबल कह सकते हो, कॉम्बैट टेस्टेड कह सकते हो, लेकिन DRDO को काम करके भी बताना है। तो यहाँ पे जो एडवांटेज है प्रूवन सिस्टम का, वो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा।
अगर हम सबमरीन की बात करेंगे 214 की, तो ये AIP के साथ आ रहा है, पहला एडवांटेज है। और जो दूसरा एडवांटेज है जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डाइविंग डेप्थ का है। जो TKMS का 214 है वो 400 मीटर तक जा सकता है डेप्थ में, जो कि एक लिमिटेशन है स्कॉर्पियन के साथ जो कि 300 मीटर तक का है। और वो इसलिए जा सकता है क्योंकि वहाँ पे जो हल है, प्रेशर हल का मटेरियल वो एनहांस किया गया है। एनहांस करने के लिए जो हाई स्ट्रेंथ हाई स्टील है और अलॉय है उनका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इसको क्षमता देता है कि जो हायर वाटर प्रेशर उसको आप झेल पाओ। हम सभी पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे जो आपकी डेप्थ है वो नीचे जाती रहती है, तो हर 100 मीटर पे 10 बार का जो प्रेशर है वो बढ़ता रहता है। मतलब हर 10 मीटर पे जो 1 बार प्रेशर वो बढ़ता है, तो 100 मीटर पे जो 10 बार है वो बढ़ेगा। तो तकरीबन जो 40 बार का प्रेशर है बैरोमेट्रिक, वो इसके हल झेल पाएंगे आसानी से। तो ये एडवांटेज है। जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो इसकी हायर है और कॉम्बैट सिनेरियो में सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो हायर है। और इस्तेमाल किए गए मटेरियल की बात करेंगे तो जो HY80 है, HY100 है और HY130 है वो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं उस कैटेगरी के स्टील। जहाँ पे जो HY30 है वो तकरीबन 130,000 PSI है, वहाँ तक को झेल सकता है। इसके स्टील में ये भी देखा गया है कि जो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डाली जाए, उसके लिए कुछ स्पेशल अलॉय है उसका आप इस्तेमाल करते हो आउटर पेरिफेरिक अराउंड। सो ये इसके जो मैग्नेटिक सिग्नेचर है वो कम रखेगा। नहीं तो आप जो MAD सेंसर्स होते हैं मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पे, उससे आप डिटेक्ट कर लिए जाओगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो अलॉय का इस्तेमाल है आउटर पेरिफेरिक अराउंड वो यहाँ पे हो रहे हैं। ये नॉन मैग्नेटिक अलॉय हैं। जो टाइटेनियम का इस्तेमाल है कई जगह वो होते हैं, आमतौर पे जो रशियन सबमरीन्स हैं, स्पेशली जो सोवियत एरा के सबमरीन्स थे वहाँ पे हो रहे थे, जो कि उनको क्षमता दे रहे थे कि वो समुद्र के डीप में जा सके और ये प्रेशर झेल सकते हैं टाइटेनियम के सबमरीन्स। लेकिन अगर आप वो काम करते हो तो जो आपकी सबमरीन होगी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। और आज के टाइम पे बहुत कम बिल्डर्स हैं जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इस्तेमाल है वो HY100 का हो रहा है 214 में, जो कि इसके हल को स्ट्रेंथ देगा और वो हायर स्ट्रेस को झेल पाएंगे। और जो फटीग रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे पर्याप्त होगा, जो कि आपको लॉन्गर लाइफ देगा। सो जो टाइप 214 है वो 400 मीटर तक जा सकता है, लेकिन जो टाइप 218 है SG वो 500 मीटर प्लस तक जा सकता है। जो डबल हल का इस्तेमाल है वो यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि एक इनर प्रेशर हल हो गया और जो सेकंड हल है लाइट हल वो आउटर हल हो गए। तो जो इनर प्रेशर हल है वो हाई प्रेशर को झेल सकता है ताकि क्रू को सेफ रख सके। जो लाइटर हल है वो हाइड्रोडायनेमिक शेप के लिए होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इनर हल को। और आमतौर पे आउटर हल में जो बैलेस्ट है, बैलेस्ट टैंक और नॉन प्रेशराइज सिस्टम्स वो यहाँ पे रखे होते हैं। तो ग्रेटर प्रोटेक्शन को देखते हुए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनर और आउटर का वो चुना जाता है, जिससे कि जो बायंसी कंट्रोल है वो अच्छी रहे और जो सर्वाइव करने की क्षमता है वो बढ़ी रहे। तो कहीं ना कहीं जो शॉक रेजिस्टेंस है वो आपको पर्याप्त मिलेगा, मेंटेन करना आसान होगा, अपग्रेड करना आसान होगा, बायंसी और जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी और डैमेज के टाइम पे जो सर्वाइव करने की क्षमता है वो यहाँ पे ऊपर रहेगी। जो स्कॉर्पियन क्लास है वो सेमी डबल हल है, मतलब कुछ जो पार्ट है जैसे कि मिडिल सेक्शन हो गया वहाँ पर डुअल लेयर दिया गया है, लेकिन कंप्लीट सबमरीन में जो डबल हल का इस्तेमाल है वो नहीं हो रहा। सो इससे कुछ जो ट्रेड ऑफ है वो आपको होता है, जैसे कि जो स्टेल्थ है वो अच्छी यहाँ पे मिलेगी, जो साइज एफिशिएंसी है वो यहाँ पे अच्छी मिलेगी, ये लाइटर होंगे और हाईली मनूवरेबल होंगे डबल हल के कंपैरिजन में। लेकिन जो रिडंडेंसी है और डैमेज के अगेंस्ट रेजिलियंस है वो यहाँ पे कम होगा। सो कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तभी जो डेप्थ में जाने की कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे 300 मीटर के अराउंड है, जबकि यहाँ पे 400 मीटर के अराउंड है। तो जो बायंसी कंट्रोल है वो डबल हल सबमरीन में आपको हाईली दिखेगा। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि टाइप 214 या फिर 218 के जो वेरिएंट है उसके साथ भारत में आएंगे। अगर स्टेल्थ कैरेक्टर की बात करेंगे तो TKMS के सबमरीन में फोकस किया गया है कि जो स्टेल्थ है वो सुपीरियर रहे, वैसे ही इसको डिजाइन किया गया है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे प्रोपेलर की, तो जो प्रोपेलर है वो स्क्यू बैक प्रोपेलर है। वहाँ पे स्क्यू बैक प्रोपेलर ब्लेड इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके प्रोपेलर में 7 ब्लेड्स हैं जो कि स्क्यूड शेप में है। जो इस तरह का डिजाइन है ब्लेड का वो कैविटेशन को डिले करेगा, मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ बबल है पानी के अंदर उसके घूमने पर वो यहाँ पे कम होगी। आमतौर पे जिस तरह के बबल होता फॉर्म होते हैं जब आप हाई स्पीड में जा रहे होते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर डिले की गई है, कम की गई है। जो एक लोडिंग है, जितना आप तेज जाओगे जितना तेज प्रोपेलर घूमेगा तो जो एक लोड है वो पड़ता है, तो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो ब्लेड का ये डिजाइन है वो हेल्प करेगा। थ्रू आउट द लेंथ जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसकी वजह से जो एडवांटेज है वो ये मिलेगा कि जो फ्लक्चुएशन है प्रेशर के अंदर वो नहीं होगा। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होगा थ्रू आउट द ब्लेड तो जो वाइब्रेशन जनरेशन है वो यहाँ पे नहीं होगा। अगर वाइब्रेट नहीं करेगा तो जो अकॉस्टिक साइन है वो कंट्रोल में रहेंगे, तो यहाँ पे ये एडवांटेज है। कुछ वेरिएंट में स्पेशली 218 में जो पंप जेट है उसको श्राउडेड दिया गया है। अगर भारत ऐसे डिमांड करेगा तो होपफुली नेगोशिएशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके कुछ वेरिएंट में जो उस तरह का अरेंजमेंट प्रोपेलर का वो दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो जो स्पेशल टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है प्रोपेलर ब्लेड को बनाने के लिए मशीनिंग है वो की गई है, जहाँ पर जो टॉलरेंस है वो एक्सट्रीम लेवल का रखा गया है, जिससे कि कोई भी जो असिमेट्री है वो जनरेट ना हो। सो जो नॉइज मैनेजमेंट है वो यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ पर कई सारे लेयर के इस्तेमाल हो रहे हैं सबमरीन को साइलेंस रखने के लिए। जो भी मशीनरी है वो राफ्ट माउंटेड है, जैसे कि इंजन हो गया, जनरेटर हो गया, पंप हो गया। इनसे इंड्यूस हो रहे वाइब्रेशन को कम रखने के लिए जो राफ्ट है, आइसोलेटेड राफ्ट, उनका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इन सिस्टम्स को डिकपल कर देंगे प्रेशर हल से और प्रिवेंट करेंगे वाइब्रेशन का जाना हल के अंदर। सो जो स्ट्रक्चरल नॉइज है वो कम हो जाएगी। जो टाइल्स हैं एनाकोइक टाइल्स वो दिए गए हैं, ज़्यादा सबमरीन्स पे ये होते हैं, आउटर हल पे दिए गए होते हैं।
इसको स्पेशली कोट किया गया है रबर जैसे एनाकोइक टाइल से। और ये जो टाइल्स होंगे वो इनकमिंग सोनार पिंग है जो कि आपके एनिमी के सोनार से आ रहा है, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, वापस नहीं जाने देगा। तो ये डैम्पन करता है। इनर सरफेस है वहाँ पे भी डैम्पनर दिए गए हैं कि आपके अंदर की नॉइज है वो बाहर तक ना जाए। जो यहाँ पे मोटा है वो लो आरपीएम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। जो पंप्स हैं बैलेस्ट के लिए वो यहाँ पे क्वाइटर रखे गए हैं। और जो स्टील है वहाँ पे अलॉय का इस्तेमाल किया गया है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सो जो इस तरह के प्रोपेलर ब्लेड है वो आपके कलवरी ग्लास में भी है और जो राफ्ट माउंटेड मशीनरी है वो वहाँ पे भी है। जो एक स्पेशल यहाँ पे एज है वो AIP का है। AIP यहाँ पे क्वाइट है, DRDO का AIP भी क्वाइट रहेगा कलवरी के लिए। यहाँ पे एडवांटेज ये भी है कि इनकी जो सभी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी पहले डेवलप कर ली गई थी, तो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं 15-20 साल से। होपफुल जो नेगोशिएशन है वो जल्द कंप्लीट कर ली जाए क्योंकि ऑलरेडी जो डिले है वो काफ़ी हो चुके हैं। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वो जल्द हो जाती है तो जो काम है वो 2028 से शुरू कर दिया जाएगा और 2031 तक जो पहला सबमरीन है वो डिलीवर होता हुआ दिखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।